Hello students, welcome to the today's class. I am Manas Singh from Kendi Vidyalaya Air Force Station Sarsawa. Today we'll be discussing class 7th history lesson, that is the Mughal Empire. You have read the history before the Mughal Empire and what kind of rule was established by its predecessors in India. You are aware about it. And it's not an easy task to rule a country like India, which is having a plenty of diversities. But Mughals have all the laurels to be credited to their account. They have done a wonderful job and they have established a powerful empire in India. There's no doubt about this. So we'll be revealing certain factors about this. How could they achieve such a feat? Or what's their position in the Indian history? But we'll be you are aware कि आज हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री जहाँ से झंडा फहराते हैं, लाल किला, आप सब जानते होंगे कि मुगलों का बनाया हुआ है। तो ये एक धरोहर है, ये एक व्यवस्था थी जिसने कि भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग को अपने पास रख करके एकीकृत किया था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। विल टॉक अबाउट द ओरिजिन्स, हु वर द मुगल्स, कौन थे ये। यू कैन सी द फ्रॉम स्लाइड ऑल्सो। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चेंगिस खान फ्रॉम मदर साइड, who was a ruler of Mongol, and from father side they were descendants of Taimur, who was a ruler of Iran, Iraq, and present day Turkey. Basically, they never wanted to be called Mongols. They were not liking it to be called the descendants of Mongol. Reason was obvious because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. बहुत नरसंहार के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने कभी अपने नाम को उनसे ओरिजिन लेने की व्यवस्था नहीं सोची थी। अगर हम मुग़लों की देखें तो देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं कि डिपिक्ट किया हुआ है चेंगिस खान एंड तैमूर को। चेंगिस खान उनके मदर साइड से हैं एंड तैमूर जो हैं उनके फादर साइड से हैं। सो दे वांटेड टू बी नोन फ्रॉम देयर फादर साइड, क्योंकि मेमोरीज़ उनकी मदर साइड से जो चेंगिस खान की वाली मेमोरीज़ थी वो उन्हें पसंद नहीं आती थी। अब हम देखें, अगर मुग़ल एम्पायर की बात करें तो वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, दैट इज़ फर्स्ट मुग़ल एम्पर जिसे हम कहते हैं, बाबर हैं। सब जानते हैं उनके बारे में। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन फ्रॉम एक छोटा सा जगह था फरगान, वहाँ से वो उठते हैं और वहाँ से जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं उज़्बेकों के माध्यम के द्वारा, मंगोलों के इन्वेशन के द्वारा, तो वो भारत की तरफ रुख करते हैं और 1526 ईस्वी में आकर के भारत में पानीपत का जो एक डिसेसिव बैटल हुआ था। हाँ, पानीपत के बेटा 3 युद्ध हुए थे। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 बैटल्स ऑफ पानीपत आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला युद्ध 1526 में हुआ था, एंड वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग अबाउट दैट, हाउ कुड बाबर विन द वॉर? It was the first time the gunpowder technology was brought to India, and that is had given an cutting edge advantage to the Mughals. Okay, so he defeated Ibrahim Lodi in 1526 at the Battle of Panipat, जैसे मैंने आपको बताया। एंड जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, they have controlled almost all the subcontinent. When I say subcontinent, I mean to say nearby पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारा इलाका, बांग्लादेश, जो सारा इलाका जब अलग देश देखते हैं, इट इज़ नोन एज सब कॉन्टिनेंट। कई बार ये शब्द आएगा आपको आपके पढ़ाई में, सब कॉन्टिनेंट वर्ड, तो ध्यान रखें सभी बच्चे। एक मैप देख सकते हैं आप, यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का एक चित्रण किया गया है। इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं भीषण युद्ध हुआ था, इसमें कोई शक नहीं था, और मुग़ल सेना इसमें भारी पड़ी, तभी उनकी विजय हुई थी। इसके कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, इट्स अ वेरी फेमस बैटल। हालांकि सिलेबस में आपको इसका ज़्यादा डिटेल नहीं है इसके बारे में। ये मैप देख सकते हैं आप, जो ऑरेंज कलर से पेंट किया हुआ है, इट इज़ द एरिया विच वॉज कंट्रोल्ड बाय द मुगल्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ट्राई टू इमेजिन, इट वॉज नॉट दैट मच technology available in that era, sorry, so that you can control, you can have coordination with all the people. It was not an easy task to control such a vast area, and that too with a plenty of diversities. Look at the people eating, what people were eating, what people were dressing, cultural variations including language, food, everything was different from them. So it was not an easy task to win over these areas.
नाउ यू कैन सी मुगल एम्परर्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट बाबर हैं जिनका रूल 1526 से 1530 तक रहता है। 1526 की चर्चा हो चुकी है। 1526 में उन्होंने राणा सांगा को डिफीट किया था और 1528 में राजपूतों को डिफीट किया था चंदेरी में। एंड ही स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। उनके जो नेक्स्ट रूलर आए हुमायूं आए। आप देख सकते हैं 1530 से 1540 तक किया और एक बीच में आप देख सकते हैं देयर इज़ अ गैप 1540 से 1555 तक। फ्रेंकली स्पीकिंग हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेर खां। चौसा के युद्ध में डिफीट किया था 1539 में और कन्नौज के युद्ध में डिफीट किया था 1540 में। और कन्नौज के युद्ध में हारने के बाद उनको भागना पड़ा था भारत छोड़ करके, वो ईरान में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने शरण ली थी सफ़ाविद शाह की। और 1555 में जब वापस वो रूल रीगेन करते हैं, हालांकि अगले साल ही उनकी डेथ हो जाती है विद इन हिज बिल्डिंग ओनली। तीसरा नाम देखिए अकबर का आता है, हु वॉज ए ग्रेट रूलर, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर। अकबर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो सिर्फ 13 वर्ष के थे उस वक्त जब उनको सिंहासन रोहण किया गया था। और अगर उनके हम पूरे रीन को देखें, पूरे समय को देखें, तो हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रॉम 1556 टू 1570, फ्रॉम 1570 टू 1585 एंड फ्रॉम 1579 टू 1580। You can go through your book also, there is a separate page about all these rulers, especially these rulers के बारे में, तो वहाँ से भी आप उसे पढ़ सकते हैं। अगले रूल देखिए जहांगीर, उनका रूल दिखा हुआ 1605 से 1627 तक। ये पूरी जीनियोलॉजी है कि कब कौन सा रूलर आया और उसने कितने समय तक राज किया। जहांगीर के टाइम पर भी काफ़ी कैंपेन हुए, जो अकबर के कैंपेन थे उन्होंने उसको कंटिन्यू किया था और काफ़ी कुछ अकबर की पॉलिसीज़ को उन्होंने परस्यू करने की कोशिश भी की थी। नेक्स्ट रूलर देखिए आपके हैं शाहजहाँ, फ्रॉम 1627 से 1658 तक। शाहजहाँ को शाहजहाँ का रूल भी बाय एंड लार्ज इट वाज ए गुड। हालांकि बीजापुर को और 1632 में अहमदनगर को और बीजापुर को अपने पास अपने उसमें कंसीड कर लिया था। और 1657 और 1658 में उनके सक्सेशन को लेकर के, हु विल सक्सीड टू हिम, मतलब कौन किसके पास गद्दी जाएगी, उसको लेकर के उनके पुत्रों में विवाद हुआ। और जो उनके सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह, उनको औरंगजेब ने मार दिया और शाहजहाँ को इम्प्रिजन कर दिया और उसके बाद औरंगजेब रूलर बन जाते हैं। औरंगजेब एक बहुत ही कट्टर रूलर माने गए थे। हालांकि उनके टाइम पे भी उनके ही पुत्र ने, एक अकबर नाम के पुत्र था उनका, उसने भी रिबल किया था। और अकबर के बाद औरंगजेब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे टाइम जो है वो लड़ते ही रहे। और इसीलिए कहा जाता है जब उनकी डेथ होती है 1707 में, तो हम रियली देखते हैं कि उसके बाद आप देखिए मुग़लों के बादशाहों के नाम नहीं लिखे हुए हैं। वेरियस मुग़ल एम्परर, अगर आपको याद होगा 1857 में बहादुर शाह जफर लास्ट मुग़ल एम्परर हुआ करते थे। हालांकि वो नाम के रह गए थे बट लास्ट एम्परर वो थे। तो फ्रॉम 1707 इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, मुग़ल एम्परर डिक्लाइन होने लग गया था, उसका पतन होना शुरू हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चित्र हमने डाला हुआ है, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मैं फिर से रिलेट करूँगा कि आफ्टर औरंगजेब रूल मुग़ल डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग और उनका पतन शुरू हो गया था। एक और बात पे चर्चा करते हैं कि मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन क्या था। ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हु विल टेक ओवर। So there are two kinds of succession system, if you know probably, which were popular in that particular period of time. One was known as primogeniture, primogeniture या ज्येष्ठाधिकार हिंदी में कहते हैं बेटा, वेयर इल्डेस्ट सन इज इनहेरिट्स। और दूसरा था कोपर सेनरी या सहदायाद, जिसमें सभी पुत्रों में बराबर में बांट दिया जाता था। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हुमायूं ने यही काम किया था। हुमायूं ने बाबर की मृत्यु के बाद कोपर सेंडी की बात नहीं करी थी, सॉरी, कोपर सेंडी के हिसाब से, सहदायात के हिसाब से अपने एम्पायर को अपने भाइयों में बांटा था।
what kind of relations they had with other rulers. That's important. You cannot have such a huge dynasty without having a very good relations. They were smart enough. They had defeated the nearby rulers. They had established matrimonial alliance also. मतलब उन्होंने कुछ लोगों से अपने व्यवहार भी बनाए, कुछ लोगों को उन्होंने ज़बरदस्ती जीत भी लिया, कुछ लोगों को हरा दिया, तो वो जब सरेंडर कर गए तो उनके साथ उन्होंने बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस सब तरीक़ों से उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य को बड़ा बनाया। विशेष रूप से राजपूतों की बात की जाए, हाँ, कई राजपूतों ने तो अपनी पुत्रियों का विवाह भी मुग़लों से किया था, आप भी जानते होंगे। जहांगीर की जो माता थी वो कछवाहा प्रिंसेस थी, ठीक है। अम्बेर रूलर के, अम्बेर जो आज का जो जयपुर है, अम्बेर रूल के, अम्बेर मॉडर्न डे जयपुर जिसे हम कहते हैं, हाँ। तो शाहजहाँ की जो मदर थी, सॉरी, जहांगीर की जो मदर थी कछवाहा प्रिंसेस थी, और शाहजहाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपनी लड़कियों की शादी के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंस इस्टेब्लिश किया था। सिसोदिया राजपूत के अगर हम देखें तो मेवाड़ के जो थे, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड द मुगल अथॉरिटी। व्हाट हैपन, वो डिफीट कर दिए गए, हार गए थे, लेकिन मुगलों ने उनको बेइज्जत नहीं किया, उनकी जागीर वापस कर दी, हाँ, और उसे वतन जागीर का नाम देकर के उनको रिस्पेक्ट दिया। तो दीज वर द सर्टन थिंग्स हाउ दे हैव ट्राइड टू मैनेज देयर किंगडम। एक बहुत अच्छा सिस्टम उन लोगों ने स्टार्ट किया था जिसे हम मनसबदारी एंड जागीरदारी कहते हैं। मनसबदार एंड जागीरदार, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मनसबदार इज। फ्रेंकली स्पीकिंग, दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर इनरोल्ड एज मनसबदार्स। मनसब का मतलब होता है रैंक, पोजीशन, ओके। ग्रेडिंग सिस्टम, इट वाज अ काइंड ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ये दो चीज़ों से गवर्न होती थी, हाँ, किस चीज़ से? जत एंड सवार। जत क्या था? इट वॉज ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिटरमाइंड रैंक एंड सैलरी। सवार क्या था? कैवलरी मैन, कि कितने ज़्यादा आपके पास घुड़सवार होंगे। तो मनसबदार का सिस्टम, इनके जो प्रेडिसर्स थे सल्तनत पीरियड में, अगर आप थोड़ा सा जो अपने अध्ययन ऑलरेडी किया हुआ है उसको जानते हैं, वो इकताज और मुक्ति वाली व्यवस्था से डिफरेंट था। जो जागीर इनको मिलती थी, जो मनसबदार्स को पेमेंट मिलती थी, उसे कहते थे रेवेन्यू असाइनमेंट, उसे जागीर कहा जाता था। बेसिकली दे वर नॉट रूलिंग इट। जैसे मान लो कोई मनसबदार बना दिया गया सहारनपुर का, तो वो सहारनपुर में रूल नहीं कर रहा होता है, वो कहीं फर्रुखाबाद में रूल कर रहा होता है, वो कहीं कानपुर में रूल कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ की रेवेन्यू कलेक्ट करके वो उसकी इनकम हुआ करती थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी, दैट वॉज द सिस्टम। और जागीरदार बहुत ही पावरफुल व्यवस्था थी, जागीरदारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम। बैकबोन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था ये, ओके। और जागीरदारों की बात करें तो जागीरदारों की संख्या, सॉरी, मनसबदारों की बात करें तो मनसबदारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। और जहां अकबर के समय में 29 मनसबदार हुआ करते थे, वहीं जब औरंगजेब का टाइम आया था तकरीबन 79 मनसबदार हो गए थे, विच मीन्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड। अगला टॉपिक बेटा लेते हैं हम लोग, जब्त एंड जमींदार्स। अब ये जब्त क्या वर्ड है देखो, इट वॉज डेवलप्ड बाई टोडरमल, जो अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इट्स ए काइंड ऑफ, क्या था ये, इट्स ये भाई देखो, अगर उनके मुगल्स को देखो तो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या था? टैक्स ऑन पीजेंट्री, किसानों के ऊपर टैक्स लगाना। अब अगर एक न्यायपूर्ण ढंग से, सोचे समझे तरीके से, न्यायोचित ढंग से अगर टैक्स लगाया जाएगा तो जनता नाराज़ नहीं होगी। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, और उन्होंने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही बुद्धिमानी से 10 वर्षों के पीरियड का अध्ययन करके और सारी ज़मीनों की माप जोख करके कि किस में से कितना पैदा होता है, उसके हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम स्टार्ट किया। एंड दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त। और probably it was prevalent in those areas where Mughal administration could survey the land and keep a very careful accounts. हालांकि it was not possible, एक एक्सेप्शन है इसमें, कि गुजरात और बंगाल वाले प्रोविंसेस में जब्त सिस्टम लागू नहीं हुआ था। अब ज़मींदार एक वर्ड देख रहे हैं, अब ज़मींदार शब्द दिखाई दे, लिखा हुआ है रूरल एलिट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेडमैन और लोकल चिफ्टन होता था, जो कि किसानों से टैक्सेस कलेक्ट करता था, उसे ज़मींदार का नाम दे दिया गया था। अब हम आ जाते हैं बेटा, अकबर की बात करते हैं। अकबर की पॉलिसीज़ कैसी हैं? तो
अकबर के एक बहुत ही फेमस कोर्टियर थे, उनके फ्रेंड थे, उनके सहयोगी थे, आप कह सकते हैं, अबुल फजल। अकबर ने उनको कहा था कि इतिहास लिखने के लिए। हाँ, तो अबुल फजल हैज़ रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री अकबर के पूरे दिन को, जिसे अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट वॉल्यूम था, या जिसे जिल्द भी कहते हैं, पहली जिल्द जो थी, फर्स्ट वॉल्यूम जो था, इट डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड उनके पूर्वजों के बारे में बताता है। सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रीन, उनके समय के तमाम जो घटनाएं घटी उनकी बात करता है। थर्ड वॉल्यूम दैट इज़ नोन एज आईने अकबरी, थर्ड वॉल्यूम इज नोन एज आईने अकबरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसमें हमको तमाम उनके अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनकी आर्मी कैसी थी, रेवेन्यू सिस्टम क्या हुआ करता था, इन तमाम चीज़ों की जानकारी देता है। तो आईने अकबरी एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए एक चित्र है कि अकबरनामा जब अबुल फजल ने तैयार किया तो उनको हम एक सेरेमनी के तहत उनको हैंड ओवर करते हुए दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली जब रूलिंग लीड्स में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी, देयर इज टू बी ग्रैंड सेरेमनी, एंड उसी का एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हमने भी आपको बताया कि आईने अकबरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच रिवील्स a lot of information about the Mughal dynasty and Mughal empire। तो इसमें देखिए आप, अबुल फजल ने जो बताया था कि पूरा का पूरा प्रांत उनका, पूरा का पूरा उनका एम्पायर, वो कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसे हम सूबाज कहते हैं, सूबा, प्रांत। और वो सूबा किसी उसको जो गवर्न होता था, जिसको इंचार्ज होता था, ही यूज्ड टू बी सूबादार। नो डाउट ही यूज्ड टू हैंडल बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। और हर प्रोविंस में एक रेवेन्यू फिनेंशियल अफसर होता था, वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे दीवान कहा जाता था। और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पीस को यथोचित बनाए रखने के लिए, अदर ऑफिसर्स वर आल्सो प्रोवाइडेड हु वर एडिंग एंड हेल्पिंग द सूबादार, जैसे मिलिट्री पे मास्टर या बक्सी जैसे कहते हैं, जो कि मिलिट्री पे मास्टर के नाम से जाना जाता था। रिलीजियस मामले के इंचार्ज जो थे उन्हें कहा जाता था सद्र। जो मिलिट्री कमांडर होते थे उन्हें फौजदार कहा जाता था। और जो टाउन की पुलिस होती थी, टाउन पुलिस कमांडर जो शहरी इलाकों का जो निर्धारण करते थे, जो क्षेत्रीय व्यवस्था बना के रखते थे, उन्हें कोतवाल कहा जाता था। तो इस प्रकार से उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी जो कि बहुत ही इफेक्टिव हुई। अब यहाँ पर हम बात करते थे कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसी कैसी। देखिए, अगर आप अकबर के रूल को देखें, मैंने शुरुआत में कहा था कि वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो क्यों कह दिया? बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज ओनली। अकबर का जो रिलीजियस, अकबर हैज़ रेड आउट कि दिस डायनेस्टी, दिस एम्पायर इज़ नॉट ऑफ ओनली मुस्लिम्स। मुस्लिम तो बहुत कम थे, अदर दूसरे धर्मों के लोग बहुत ज़्यादा थे। तो किस प्रकार उनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, किस प्रकार से जो बाइगोट्स हैं, जो बिल्कुल धर्मांध होते हैं, क्योंकि धर्मांध की बातें आप करेंगे तो फिर आपस में विवाद होगा और यूनिटी टूटेगी। तो अकबर ने इसको बनाए रखने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने में, वहाँ पे तमाम, चाहे वो धर्मों के लोग, वो उलमास, ब्राह्मण्स, जीसस प्रीस्ट, रोमन कैथोलिक वाले जो थे, जोरोस्ट्रियन, सबको बुलाया और इबादत खाने में, ध्यान रखें कहाँ पे ये चर्चा हुई थी, इबादत खाना। आज भी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे कभी घूमने तो यू कैन सी दैट एरिया। तो वहाँ पर उन्होंने इंटरेक्ट किया, और उस इंटरेक्शन के बाद उन्होंने जाना कि अगर मुझे लंबा रूल करना है तो एक नई व्यवस्था लेकर के आया, एक नया आइडिया आया, जिसे हम कहते हैं सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस। ये इस आइडिया को लाने में अबुल फजल का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने अकबरनामा लिखा है। याद आ गया होगा आपको। क्या था ये आइडिया? दिस आइडिया वॉज बेसिकली, इट वॉज आइडिया ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता की बात करता है। एंड इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिलीजन। इसके इतर ये क्या था? इट फोकस्ड ऑन द ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। और अबुल फजल ने इस आइडिया को और सुदृढ़ करने के लिए इसमें बहुत अच्छे से काम किया था। हालांकि जहांगीर ने भी इसको बहुत अच्छे से अपने हिसाब में पेश किया था। और अकबर की अगर रिलीजियस पॉलिसीज आप और देखेंगे तो अकबर ने तमाम संस्कृत ग्रंथों को, ही हैड गिवन ऑर्डर टू ट्रांसलेट देम इन पर्शियन। पर्शियन उनकी मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी। एक बहुत ही फेमस वर्ड है रज़्मनामा। रज़्मनामा
महाभारत के पर्शियन संस्करण को रजमनामा के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लास्ट का टॉपिक देखेंगे कि द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। ये तो हम सब जानते हैं कि मुगल एम्पायर ने बिकॉज ऑफ देयर एफिशिएंसी they have established such a great empire which was great in terms of economic development, which was great in terms of commercial prosperity. इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि देयर वाज लॉट ऑफ वेल्थ इन दिस प्लेस। लेकिन धीरे धीरे 17th सेंचुरी में के बाद से वो घटने लगा। जो मनसबदार्स थे दे यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन देयर बाइंग द गुड्स। जब लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो तमाम क्राफ्ट्स पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन इतना ज़्यादा था कि वो रीढ़ की हड्डी तोड़ देता था। बहुत सारे मुगल इलीट्स ऐसे थे वो हैव accumulated lot of wealth and resources and which has given a power them to negate the Mughal authority, उनके खिलाफ जाने की बात की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 17वीं औरंगजेब के डेथ के बाद धीरे धीरे मुग़ल पावर जो है डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। तो आज के लेसन में हम यहीं तक करते हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।